नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विकास टेलर स्वागत करता हूं आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 26 प्राकृतिक संसाधन, इसके प्रयोग एवं संरक्षण। इसका भाग 4 आज हम प्रारंभ करेंगे और आज के भाग में हम पूर्ण रूपेण ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं जो हमारे ऊर्जा के रूप में काम आते हैं, ऊर्जा किस प्रकार से विभिन्न प्रकार की हो सकती है जो हमारे काम में आ सकती है। तो ऊर्जा संसाधन क्या है? ऐसे सारे स्रोत जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं वो ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है ऊर्जा के संसाधन कहलाते हैं। सामान्य तौर पर ऊर्जा के संसाधनों को दो श्रेणी में बांटा गया है। एक होता हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत और एक होता हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोत जो एक परंपरागत तरीके से प्रयोग में लाए जा रहे हैं कई टाइम से, वो हमारे परंपरागत की श्रेणी में आते हैं। इसके प्रकारों का एक एक करके हम सविस्तार अध्ययन करेंगे। देखिए, परंपरागत स्रोत क्या है कि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम का जो हम प्रयोग करते हैं वो परंपरागत स्रोत में आता है। इसी प्रकार से आपके तापीय विद्युत संयंत्र है, अर्थात जो कोयला होता है उसका प्रयोग आपके थर्मल पावर प्लांट तापीय विद्युत संयंत्र में किया जाता है। जल से बनने वाली जो विद्युत ऊर्जा है उसको हम हाइड्रो पावर प्लांट या जल विद्युत संयंत्र के द्वारा कहते हैं। हमारे द्वारा पुराने समय से भी बायोगैस प्लांट का या जैव गैस जो है उसका प्रयोग किया जा रहा है। और अंत में आता है पवन ऊर्जा। लेकिन दूसरी तरफ आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका प्रयोग हम सामान्यतया नहीं करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा में सौर कुकर का प्रयोग हम नहीं करते हैं, सौर पैनल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अब प्रारंभ कर दिया है। समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा में पहले नंबर पर आती ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा। इस प्रयोग ऊर्जाओं का भी हम आजकल प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन ये इसकी जो श्रेणी है वो गैर परंपरागत है, सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग भी कुछ स्थानों पर किया जा रहा है और नाभिकीय ऊर्जा जिसको न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे ऊर्जा के स्रोतों की जो श्रेणी है वो अलग अलग प्रकार की है। सबसे पहले हम बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत जो परंपरागत रूप से हमारे द्वारा प्रयास के करके प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उनकी पहली श्रेणी आती है अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोत जिसका नवीनीकरण संभव नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर एक बार यदि ये समाप्त हो गए तो इसका पुनर्निर्माण आसानी से होना संभव नहीं है। ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जीवाश्मीय ईंधन, अर्थात जो हम जमीन में से कोयला खोद करके निकालते हैं और इस कोयले का जो प्रयोग करते हैं थर्मल पावर प्लांट में या अन्य स्थानों पर, ये अगर एक बार समाप्त हो गया तो दोबारा बनना मुश्किल है। इसी प्रकार से जीवाश्मीय ईंधन में आप पहला लेते हो पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं जैसे पेट्रोल है, डीजल है, और एलपीजी है, पीएनजी है, ऐसे कई सारे, ये सारे के सारे जो स्रोत है ये हमारे अनवीनीकरणीय, अर्थात यदि एक बार आपके समाप्त हो गए तो इसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है और उस परिस्थिति में हमें एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जो नवीनीकरणीय है। अगर मानवीय प्रयास किए जाए तो इसको लगातार हम सतत रूप से प्रयोग में ला भी सकते हैं और इसका भावी पीढ़ी के लिए प्रयोग छोड़ भी सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे लकड़ी है तो वन का पुनर्नवीनीकरण संभव है, वन का पुनर्वनीकरण संभव है, रिफॉरेस्टेशन संभव है, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। जो पशुओं द्वारा गोबर प्राप्त होता है वो भी आपका नवीनीकरणीय है। कृषि वानस्पतिक स्रोत हो सकते हैं, लकड़ी का कोयला हो सकता है। तो ऐसे सारे संसाधन जिसका नवीनीकरण संभव है उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के कई प्रकार हैं। इन प्रकारों का वैसे हम लोग जो प्रयोग करते हैं सामान्य रूप से नहीं करते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारी की सारी जो ऊर्जाएं आती भूतापीय, ये ऊर्जाएं हमारे प्रयोग में सामान्य रूप से नहीं लाई जा रही। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हमारी ऊर्जा की आवश्यकताएं बढ़ चुकी है, लेकिन ऊर्जा के संसाधन कम उपलब्ध है। उस ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए हमें इस बारे में प्रयास करना पड़ रहा है कि हम लोग क्यों न इसके पीछे पड़ के हमारी
ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करें। जैसे ये आपका पवन चक्की वाला उदाहरण देखने को मिला था, सौर ऊर्जा को देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं प्राचीन काल से जो प्रयोग में लाए जा रहे हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत, उसमें नंबर 1 आता है जीवाश्मीय ईंधन। ये जो जीवाश्मीय ईंधन है कि जीवों के अवशेष जो दब करके लाखों वर्षों में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में रूपांतरित हो गई। देखिए हुआ क्या कि ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर लाखों वर्षों पहले भूगोलीय परिवर्तन हुए थे, और इन परिवर्तनों के कारण जब आपके भूकंप आया था या अन्य घटनाएं घटित हुई थी, जिससे जो पेड़ पौधे वनस्पति थे वो जमीन में दब गए, जीव जंतु जमीन में दब गए। पेड़ पौधों ने जमीन में दब करके कोयले का निर्माण किया, जबकि जंतुओं ने अंदर दब करके पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण किया। ये घटना कई लाखों वर्षों पूर्व की है, लेकिन उनके दबने से जो घटक प्राप्त हुआ, जीवाश्म ईंधन प्राप्त हुआ, उसकी ये श्रेणियां आज हमारे प्रयोग में आ रही है। लेकिन यदि हमने विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया तो एक दिन ये समाप्त हो जाएगी, और उस परिस्थिति में हमें अन्य किसी विकल्प की ओर जाना पड़ेगा। कोयला यह पकाने और औद्योगिक गतिविधियों में काम में आता है। तेल और प्राकृतिक गैसें और पेट्रोलियम पदार्थ जो होते हैं, हम हमारे दैनिक जीवन के अंदर जो भी वाहनों का प्रयोग करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रयोग में करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है। पादप और जंतु अवशेषों के भूगर्भ में दबने से इसका निर्माण हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हम लोग जो है इसको प्रयोग में ला रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, मोम, कई सारे ऐसे पदार्थ हैं जो हमें इनसे प्राप्त होते हैं। अर्थात पेट्रोलियम एक ऐसा स्रोत है जिससे हमारे कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिसका अलग अलग स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम बात करें तो पहले नंबर पर आता हमारा सौर ऊर्जा। नाम से पता चल रहा है, सूर्य से प्राप्त विकिरणों का अगर हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करें तो वो सौर ऊर्जा कहलाती है। सूर्य के सौर ऊर्जा को पौधे के प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक अणुओं में संग्रहित किया जाता है। अर्थात आपने देखा होगा, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के प्रयोग करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और पर्णहरित की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं, प्लस 6O2 बनाते हैं, प्लस 6H2O बनाते हैं। इस प्रकार की जो क्रिया है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वो सौर ऊर्जा के कारण हो रही है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण ही आज सारे के सारे ये जो जैविक सिस्टम है, जैविक तंत्र है, वनस्पति और जंतु है, वो जिंदा रह पा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा हमारे लिए अत्यधिक महत्व रखती है, लेकिन इसका प्रयोग यदि हम विवेकपूर्ण तरीके से थोड़ा सा बदलाव करके करें तो हमारे लिए ये आपके सौर ऊर्जा से सौर कुकर बनाया जा सकता है, सौर पैनल बनाए जा सकते हैं, और अन्य और भी कई संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रचुर मात्रा में सदा मिलने वाला पदार्थ है। देखिए ये जो ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो आपके सदैव हमें प्राप्त होगा, और दूसरी बात प्रचुर मात्रा में मिलेगा, तीसरी बात ये अप्रदूषक है। अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा विभिन्न तकनीकों द्वारा आजकल प्रयोग में लाई जा रही। अब क्या हुआ कि पुराने समय हमें केवल एक इसका उपयोग ज्ञात था कि पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन वर्तमान में इसके कई तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे सौर कुकर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है, सौर उष्ण जल तंत्र के रूप में किया जा रहा है। अर्थात हमारे घरों पर आजकल सोलर वाटर हीटर लगने लग गए हैं, जो सनलाइट से, अर्थात सूर्य के प्रकाश से पानी गर्म होता है। हमें गीजर चलाने की आवश्यकता नहीं है, चूल्हा जलाने की आवश्यकता नहीं है। सौर शुष्क का मतलब होता है कि किसी चीज को सुखाने के लिए हम लोग सौर ऊर्जा का या सूर्य के प्रकाश की किरणों का प्रयोग करते हैं। सौर वायु ऊष्मक प्रयोग में लाए जा रहे हैं, सौर भट्टियां बनाई जा रही है, और भी सौर बैटरियां बनाई जा रही है, और इस पर विशेष रूप से जो है हमारी भारत सरकार का एक जोर दिया जा रहा है कि अगर हम इस पर प्रयास करेंगे तो हो सकता है हमारी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके, और निकट भविष्य में जो एक समस्या आने वाली है ऊर्जा की, उससे छुटकारा प्राप्त हो सके।
तो सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। इसी प्रकार से जल विद्युत ऊर्जा क्या है? अर्थात किसी जल तंत्र का इस तरीके से प्रयोग किया जाए कि उससे विद्युत का निर्माण किया जा सकता है, तो उसे हम यहाँ सौर जल विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो ऊंचे स्थानों में नीचे की तरफ बहते या गिरते पानी का जो बल होता है उसका प्रयोग यदि टरबाइन को घुमा करके विद्युत ऊर्जा निर्माण के लिए किया जाए तो इसे हम जल विद्युत ऊर्जा के नाम से जानते हैं। जो जल उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है पानी का उपलब्ध होना। इसके लिए हम चाहें तो बड़े बड़े बांध बना सकते हैं और उस बांध से निकलने वाले पानी पर यदि टरबाइन सेट कर दिया जाए, टरबाइन अगर घूमेगी तो उससे आपके डायनामो जो है विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा, जो हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। इसको आप इस चित्र द्वारा समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा पानी का स्रोत है। इस पानी के स्रोत के आगे ये जो हमने दीवार लगा दी है ये आपका बांध कहलाती है। और इसके छोटे से सकड़े भाग से जब पानी इसमें से जाता है तो यहाँ पर हमारी टरबाइन लगी हुई है। ये टरबाइन जो होती है इसके पानी के अंदर जैसे जैसे ये घूमती जाती है तो ये डायनामो लगा हुआ जनरेटर से आपके विद्युत ऊर्जा बनेगी, इसको पावर हाउस में ले जाया जाता है और फिर आगे लंबी दूरी तक इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। अर्थात ये इतना अच्छा श्रेष्ठ है जिसमें हमारे पानी का एक भराव हो जाता है और पानी के भराव के साथ साथ इसे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और इस स्रोत से आगे अगर एक और बांध बना दिया जाए तो उस परिस्थिति में ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसा कि आप जानते हैं जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर जो बांध बने हुए हैं ये आपके जल से विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए स्थापित किए गए हैं। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? नाम से पता चल रहा है प्रकृति में हवाएं चलती है, यद्यपि हवाओं की जो गति होती है वो स्थान विशेष पर निर्भर करती है। अर्थात कुछ स्थानों पर इसका वेग अत्यधिक होता है तो कुछ स्थानों पर इसका वेग कम होता है। तो आप कह सकते हैं कि पवन द्वारा प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। इसके लिए बड़ी बड़ी आपके पवन चक्कियां स्थापित की जाती है और इन पवन चक्कियों के अंदर जब ये आपका विंग है घूमता है तो इसके पीछे अगर डायनामो और टरबाइन स्थापित कर दें तो हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। तो पवन चक्कियों के उपयोग द्वारा पवन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इसका दैनिक जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। पवन चक्की संचालन के लिए न्यूनतम वायु का वेग 7 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। समुद्र तट पर्वतीय क्षेत्र में पवन चक्की लगाने के को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि वहां पर आपके पवन का वेग जो रहता है, वायु का वेग रहता है, पर्याप्त अधिक होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। यहाँ आप एक चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये एक पवन चक्की लगाई गई है जिसमें ये आपके पंख है और ये इस तरीके से घूमते हैं। जैसे ये घूमते हैं तो यहाँ पर आपके टरबाइन घूमती है और यह बैटरी में ऊर्जा का संग्रहण कर लिया जाता है और आगे जाकर के इसको जहां आवश्यकता वहां पर पहुंचा दिया जाता है। अर्थात पवन चक्की है उसका उपयोग भी आजकल ऊर्जा के स्रोत के रूप में अत्यधिक किया जा रहा है। यह निर्भर करता है वायु की गति पर। जिन स्थानों पर तीव्र गति से वायु चलती है वहां पर एक बहुत अच्छा उपयोग है। पवन ऊर्जा का उपयोग हम विद्युत उत्पादन में करते हैं। कुएं और नदियों से जल निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है और फसल कटाई के बाद में जब उनमें से जो उसका प्रोसेस करते हैं, जो कचरा होता है उसके सामने अगर हवा चलाई जाए तो उस कचरे को और मुख्य अनाज को अलग किया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए हम जानते हैं समुद्र में ज्वार भाटा आता है। एक निश्चित समय पर पानी का स्तर बढ़ जाता है फिर घट जाता है, बढ़ जाता है घट जाता है। तो अगर मान लीजिए हम उस घटने और बढ़ने के बीच में जो स्थान है वहां पर टरबाइन स्थापित कर दें तो जैसे ही वो पानी का स्तर समुद्र का बढ़ेगा तो टरबाइन घूमेगी, टरबाइन घूमेगी तो आपके डायनामो से ऊर्जा बनेगी, उस विद्युत ऊर्जा का संग्रहण करके आगे स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कहाँ संभव है? ज्वार भाटा कहाँ आता है? विशेष रूप से हम बात करें तो समुद्र के तटों पर आता है। तो समुद्री लहरों व ज्वार की सहायता से टरबाइन को घुमा करके विद्युत उत्पादन करना ही ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। अर्थात यहाँ ज्वार भाटा की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। समुद्री तट रेखा व नदियों का क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी, विशेष रूप से ऐसे नदियों के क्षेत्र जहां पर ये आपके मान लीजिए ये हमारा
ये मान लीजिए आपके गंगा नदी आ रही है, इस स्थान पर जो नदी आ रही है यहाँ पर आपके पानी समुद्र का ज्वार भाटा वाला पहुँचता है और नीचे की तरफ उतरता है। तो ये उपयोग भी एक अच्छा है और इसमें भी हमें कोई विशेष अपनी तरफ से केवल एक बार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाना होता है, बाकी कार्य अपने आप हो जाता है। आप देख लीजिए, ये आपकी टरबाइन लगी हुई है, ये इसके विंग्स है। जैसे ही समुद्र का पानी आएगा तो ये पंख घूमेंगे चारों तरफ, पंख जो घूमेंगे तो टरबाइन चला करके ऊर्जा का निर्माण करेंगे। इसी ऊर्जा का सेम तरीके से आगे सप्लाई किया जा सकता है। ये हमारी ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए, प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव श्रेणी के होते हैं, जो अपने आप सब अपना विघटन प्रदर्शित करते हैं, जैसे यूरेनियम है और थोरियम। यदि इसका प्रयोग हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए करना चाहें तो पहला आता है आपको नाभिकीय पावर प्लांट या नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना पड़ेगा। तो ये आपके रावत भाटा में, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थापित है, वहां से इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो रेडियोधर्मी तत्वों जैसे यूरेनियम और थोरियम के स्वतः प्रवर्तित विघटन के परिणाम स्वरूप नाभिकीय ऊर्जा का उत्पन्न इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलती है कि उसमें अगर हम जल को गर्म करके उसकी भाप से टरबाइन चलाएं तो हमारा ये उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। ये यहाँ पर देख सकते हो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो लगा रखा है उसके हैं, ये प्रतीक है हमारे तत्वों के। ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इसके द्वारा विद्युत ऊर्जा का आज का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान में एक स्थान पर इसको स्थापित किया गया, उसका नाम है रावत भाटा। भारत में नाभिकीय संयंत्र जो है सामान्य रूप से जो एक्टिव पोजीशन में सक्रिय है उनमें पहला आता तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। तो ये हमारे सामान्य रूप से पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ स्थापित है। हाइड्रोजन ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हाइड्रोजन ऊर्जा भी प्रदूषण रहित है, अर्थात हाइड्रोजन गैस का जब दहन होता है तो उस परिस्थिति में जल बनता है और प्लस ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग हम लोग हमारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन पर आधारित ईंधन सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल उपकरण है जिसे हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा के बिना ज्वलन के ही सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रहे हैं, विद्युत से चलने वाली जो गाड़ियां चल रही है, ऐसे ही हाइड्रोजन आधारित गाड़ियां बहुत शीघ्र यहाँ पर आने वाली है। इसको समझ सकते हो आप कि ये रिन्यूएबल एनर्जी, ये यहाँ पर आपके ऐसा ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स है जो आपका पुनर्नवीनीकरणीय है। अगर आप हाइड्रोजन वाली चीज को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी लेते हैं। पानी जो होता है उसका सूत्र हम जानते हैं, H2O होता है, और ये जो है आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और जब ये हाइड्रोजन गैस बनती है, इस हाइड्रोजन का अगर हम दहन करवाएं तो उस परिस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात हाइड्रोजन के दहन द्वारा अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो हाइड्रोजन ऊर्जा कहलाती है और ये क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के नाम से जानी जाती है। भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र में अभी भी गर्म लावा भरा हुआ है। ये इतना गर्म है कि इसका तापमान बहुत अधिक है। इस लावे के संपर्क में यदि पानी आ जाता है, पानी संपर्क में आने पर क्या होता है? भाप बनती है। और यदि उस भाप को देखें तो कुछ स्थान ऐसे बने हुए हैं पृथ्वी पर जहां ये भाप बहुत तेज गति से बाहर निकलती है। यदि इस भाप के बीच में अगर हम टरबाइन लगा दें तो फिर हमारे विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ये हमारा ही है। तो पृथ्वी के भूगर्भ में स्थित चट्टानों में पाई जाने वाली दरारों से ठंडे पानी को रिस कर नीचे जाने पर जब ये गर्म चट्टानों के संपर्क में, लावे के संपर्क में आता है तो आपके क्या बनेगी? भाप बनती है। और ये जो भाप होती है बलपूर्वक सतह से बाहर आती है। अगर इसकी सहायता से हम टरबाइन घुमाए जाए तो ऊर्जा को उत्पादित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ये महत्वपूर्ण घटना है जिसमें हमें एक संयंत्र की स्थापना करनी होती है। ये हमारा देख लीजिए, ये हमारा गरम गरम लावा है
और यहाँ से ये पानी संपर्क में आता है तो भाप ऊपर की तरफ उठती है। भाप ऊपर उठती है तो इस भाप के रास्ते में हमने टरबाइन लगा दी, और टरबाइन से क्या होगा, उसका पंखा घूमेगा, और टरबाइन का पंखा घूमेगा तो आगे चल करके ये हमारे विद्युत ऊर्जा बनाता है। ये भी एक श्रेष्ठ उपाय है, यद्यपि ये हर जगह पर संभव नहीं है। बायोगैस किसे कहते हैं? ये सामान्य रूप से हमारे काम में आती है। हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में गाँवों में लगभग सभी पशुपालन करते हैं, गायों भैंसों का पालन करते हैं, जिससे बहुत अधिक मात्रा में गोबर प्राप्त होता है। अगर उस गोबर का विघटन करा करके उससे बायोगैस, जिसे जैव गैस या गोबर गैस कहते हैं, उसका निर्माण किया जाए तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो घर में होने वाली है आपके एलपीजी की, उसका प्रयोग इसके स्थान पर किया जा सकता है। तो बायोगैस ऊर्जा का एक गैर परंपरागत स्रोत है, और इसको बनाने के लिए एक संयंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसको गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट के नाम से जानते हैं। किसी भी बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अलग अलग भाग होते हैं। उन अलग अलग भागों के नाम यहाँ दे रखे हैं। देखिए, इतना ज़्यादा विस्तार से आपके है नहीं, इसके नाम मैं बताऊंगा और इसको चित्र से समझाऊंगा। एक होता है डाइजेस्टर टैंक, एक बहुत बड़ा गहरा खड्डा खोद दिया जाता है, जिसको सीमेंट और ईंटों से करके प्लास्टर करके पैक कर दिया जाता है, उसमें गोबर भरा जाता है, और वहाँ पर आपके रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती है, जिससे मेथेन गैस बनती है, जिसका प्रयोग अपन अपने घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में कर सकते हैं। गैस होल्डर लगा रहता है, स्लरी मिक्सिंग टैंक होता है, आउटलेट और स्लरी पिट होता है, ओवरफ्लो टैंक होता है, और गैस वितरण के लिए एक विशेष पाइपलाइन लगाई जाती है। ये विभिन्न भाग कहाँ पाए जाते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा टैंक यहाँ पाया जाता है। इस टैंक में हम गोबर प्लस पानी को मिक्स करके और यहाँ स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे ही ये गोबर प्लस पानी मिक्स हो करके अच्छा सा लिक्विड बन जाता है, इसको हम स्लरी के नाम से जानते हैं। ये क्या कहलाता है? स्लरी कहलाता है। इस स्लरी को इस पाइप के माध्यम से इस टैंक में भेज दिया जाता है, और ये टैंक कहलाता है डाइजेस्टर। जैसे ही ये टैंक में यहाँ पहुँचता है तो कुछ समय तक यहाँ पड़ा रहता है, और विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव इस क्रिया को संपन्न करके गैस बनाते हैं, और ये गैस जो बनती है ये ऊपर की तरफ उठती है, और इस स्थान पर एक धातु का बना हुआ गैस होल्डर लगा रहता है। ये गैस होल्डर इस गैस को एकत्रित कर लेता है, और यहाँ पर एक नोजल लगा रहता है, जिससे गैस को नियंत्रित किया जा सकता है। और जैसे ही इस नोजल को खोलते हैं तो ये गैस बाहर निकलती है। इसका उपयोग हम लोग अपने किचन में कर सकते हैं या अन्य किसी स्थान पर कर सकते हैं। जैसे ही एक बार इस डाइजेस्टर टैंक में स्लरी का पूर्ण पाचन हो जाता है, अर्थात जैसे ही बायोकेमिकल रिएक्शंस या जैव रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो गैस निर्माण कम हो जाता है। तो इस टैंक में से आपके इस स्लरी को यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको आउटलेट टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे एक गोबर गैस प्लांट या बायोगैस प्लांट का एक सामान्य सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है। एक भाग में हम गोबर और पानी को मिक्स करके स्लरी बनाएंगे, उसको इसमें डालेंगे, डालने के बाद में यहाँ भेजेंगे, यहाँ भेजने के बाद में यहाँ पर आपके रासायनिक क्रियाओं के कारण मेथेन गैस का निर्माण होता है, जो हमारे काम में आ जाती है। गैस होल्डर जो होता है वो सामान्यतः धातु का बना होता है, और इस गैस होल्डर से नोजल द्वारा आगे गैस को स्थापित या स्थानांतरित करके हम लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगला आता है कि बायोगैस जो बनती है उसके घटक कौन कौन से। देखिए, सामान्य रूप से बायोगैस में मीथेन गैस पाई जाती है। सेकंड हाईएस्ट गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अल्प मात्रा में अन्य गैसें पाई जाती है। यहाँ पर मीथेन जो है वो हमारी मुख्य गैस मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पाया जाना बायोगैस की गुणवत्ता को गिराने वाला होता है। यहाँ पर समझ सकते हो एक चित्र द्वारा बायोगैस के घटक बता रखे हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो मीथेन गैस है, जिसकी मात्रा 45 से 65% तक हो सकती है। अर्थात सर्वाधिक गैस कौन सी है परसेंटेज वाइज? मीथेन। सेकंड हाईएस्ट गैस जो होती है वो होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पाया जाना उसकी गुणवत्ता के लिए हानिकारक है, इसलिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं या ऐसे उपाय वैज्ञानिकों ने बताए कि जिससे
कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अगर हमारे कम हो जाएगा तो वो गैस जो है बहुत अच्छे दक्षता के साथ में प्रयोग में लाई जाएगी। और इसके अलावा अन्य जो गैसें पाई जाती है उसमें H2S गैस है, अमोनिया है, नाइट्रोजन है, पानी है, हाइड्रोजन है, ये गैसें भी अल्प मात्रा में पाई जाती है। तो एक प्रश्न यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि बायोगैस का संगठन बताइए, अर्थात बायोगैस में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उसको लेकर के आप पर प्रश्न पूछा जा सकता है। बायोगैस सामान्यतया जो प्लांट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो पारिवारिक उद्देश्य के होते हैं, जिसे गांव में पशुपालन करते हैं तो एक छोटा सा बायोगैस प्लांट लगा दिया जाता है। ये जो बायोगैस प्लांट लगा दिया जाता है ये व्यक्तिगत लघु स्तर का होता है, केवल एक घर की पूर्ति कर सकता है। लेकिन समुदाय स्तर पर अगर बायोगैस प्लांट लगा दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा शहर है, उस शहर का जो मलमूत्र एक सीवेज लाइन से बह करके बाहर जाए और अगर वहाँ बायोगैस प्लांट लगा दिया जाता है तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बायोगैस की आपूर्ति की जा सकती है। ये ग्रामीण आबादी द्वारा प्रयुक्त या शहरी आबादी द्वारा प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अगर सामूहिक तौर पे बनाते तो सभी घरों से निकलने वाला मलमूत्र प्लस मवेशियों का निकलने वाला मलमूत्र अगर प्रयोग में लाया जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊर्जा का हमारे लिए एक संसाधन बन सकता है। बायोगैस के उपयोग अभी मैंने बताया कि इसका प्रयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं तथा यहाँ पर अपशिष्ट जो निकलता है बाहर वो अपशिष्ट आपके खाद के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। अर्थात ये जो अपशिष्ट होगा ये खाद का कार्य करेगा और ये आपके जो खेतों में डाला जाएगा तो मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ाने का कार्य करता है। बायोफ्यूल किसे कहते हैं? अर्थात कुछ ऐसे वनस्पतियों के समूह पाए गए हैं जिससे प्राप्त होने वाले तेल का अगर हम रूपांतरित कर दें तो हमारे जो साधन है जिसको हम कह सकते हैं ऑटोमोबाइल से उसको चलाया जा सकता है। ये हमारे बायोफ्यूल की श्रेणी में रखते हैं। तो बायोफ्यूल द्रव हाइड्रोकार्बन ईंधन है जो कुछ विशेष पौधों के समूह द्वारा प्राप्त होते हैं। उसमें से पहला समूह है जिससे कि बायोफ्यूल बनाया जा सकता है U4BAC। U4BAC के बाद में आता है एपोसाइनेसी, एस्केल्पीडियासी, ये सारे के सारे कॉन्वोल्यूटेसी, आर्किटेसी, इसके पौधों के जो बीज होते हैं उन बीजों के अंदर तेल पाया जाता है। उस तेल को रूपांतरित करके आपके बायोडीजल बनाया जाता है, बायोफ्यूल बनाया जाता है। इसी प्रकार आपके एक पौधा आता है उसका नाम है जेट्रोपा कर्कस। जेट्रोपा कर्कस जो है इसको हम पेट्रो प्लांट भी कहते हैं। इसके प्रयोग द्वारा वैज्ञानिकों ने बायोडीजल का निर्माण किया है। और बायोडीजल जो है ऐसा एक सोर्स है या स्रोत है जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है और हम जानते हैं कि वनस्पतियां नवीनीकरणीय है। अगर किसी स्थान विशेष पर इन पौधों को उगा करके इनके बीजों से अगर हम बायोडीजल बनाएं तो हमारे लिए डीजल का एक नया उपाय उपलब्ध हो सकता है, एक नया संसाधन उपलब्ध हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पौधा है ये हमें बायोडीजल देता है। तो बताइए ऐसा कौन सा मुख्य पौधा है जिसके बीजों से हमें बायोडीजल बनाने का कच्चा सामग्री प्राप्त होता है? उसका नाम है जेट्रोपा कर्कस। तो जेट्रोपा कर्कस जो है इसी श्रेणी में रखा गया है। इसी प्रकार हम देखें तो भारत सरकार ने एक निगम बना रखा है, वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है भारतीय तेल निगम है, इस पर प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में इन पौधों को उगा करके कैसे बायोडीजल बना सकता है। इसके अलावा भी और कौन से ऐसे हैं जिसे धान की भूसी है, ताड़ है, करंज, सूर्यमुखी, ऐसे कई सारी वनस्पतियां हैं। ऐसी सारी वनस्पतियां जिसमें तेल प्राप्त होता है उसका प्रयोग जो है बायोडीजल निर्माण में किया जा सकता है। अब आवश्यकता है तो एक अच्छी श्रेष्ठ तकनीक की और जागरूकता की और सरकारी प्रयास अगर किए जाए तो ये बहुत अच्छी उपलब्धता हमारे लिए हो सकती है। बायोडीजल के लाभ क्या है? देखिए पहले तो ये प्रदूषण रहित प्रक्रिया से उत्पादित होता है। देखिए बायोडीजल जब प्रयोग में लाते हैं प्रदूषण तो होता है लेकिन इसका निर्माण जो है वो प्रदूषण रहित है, अर्थात कहीं ना कहीं हमारे प्रदूषण के स्तर को ये घटाने का कार्य करता है। बायोडीजल दहन की से अपेक्षाकृत CO2 और H2S की मात्रा कम निकलती है, अर्थात सामान्य जो हम जीवाश्म ईंधन वाले पेट्रोल डीजल का प्रयोग करते हैं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर ज़्यादा होता है, H2S का स्तर ज़्यादा होता है जो हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर हम बायोडीजल का प्रयोग करें
तो उस परिस्थिति में हमारे लिए ये कम घातक होता है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा बायोडीजल जो है एक नवीनीकरणीय संसाधन हो सकता है। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमने अध्याय 26 के भाग 4 में ऊर्जा के संसाधनों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो नवीनीकरणीय है, अनवीनीकरणीय, हानिकारक है, लाभदायक है। लेकिन सभी संसाधन चाहे वो कैसे भी श्रेणी के हों, प्रयोग करना जो है वो हमारे हाथ में है। विवेकपूर्ण रूप से अगर प्रयोग करेंगे तो उस परिस्थिति में हमें बहुत लंबे समय तक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ ये अध्याय भी समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।